नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन मर्ज़ के ऊपर जिसे हम फाले कहते हैं, और दौर हाजिर के अंदर ये मर्ज़ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। पहले होता था ये ओल्ड एज की उम्र में हुआ जाता था, बूढ़े लोग होते थे वो इस मर्ज़ का शिकार होते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे और जवान भी इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं। फालिज जिस्म के किसी भी हिस्से का हो सकता है, किसी एक हिस्से का, जैसे आँख का फालिज हो सकता है, आपको उससे एक उंगली का फालिज हो सकता है, आपको सिर्फ एक ज़बान का फालिज हो सकता है, एक टांग का फालिज हो सकता है, किसी भी हिस्से का फालिज हो सकता है। इसकी बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन तिब ने इसको बुनियादी तौर पर 3 ही अक़साम में तक़सीम किया, उसके 3 ही वजूहात को बयान किया है। और उसमें क्या बताया कि एक फालिज होता है जो आपके दाईं साइड पे होता है, जिसमें आपका हाथ और आपका बाजू जो है वो मफलूज हो जाता है, और एक फालिज वो होता है जो आपके लेफ्ट साइड पे होता है, उसमें आपका बाजू और आपकी टांग मफलूज होती है, और एक फालिज वो होता है जो आपके निचले धड़ का होता है, यानी जिसमें आपकी टांगें बिल्कुल जवाब दे जाती हैं। दोस्तों, फाले की जितनी भी अक़साम हैं उनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जहाँ पर आपके उज़लात की जो हरकत हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और कहीं पर उसके एहसासात जो है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ फालिज ऐसे होते हैं जिसमें एहसासात तो बिल्कुल बरकरार रहते हैं, लेकिन उज़लात की हरकत नहीं हो पाती, यानी आप किसी भी हिस्से जिसका मफलूज हो जाता है उससे आप काम नहीं कर सकते। ये एक ऐसी ही बीमारी है जिसमें इंसान जो है वाज़का तो ज़िंदगी को मौत पर तरजीह जो है वो देता है, और कहता है कि इससे बेहतर थे कि अगर मुझे मौत ही आ जाती, क्योंकि इसमें मरीज़ ना तो बेचारा चल सकता है, सम टाइम ये होता है वो करवट तक नहीं बदल सकता, वो खुद पानी नहीं उठा के खा पी सकता, वो खाना अपना नहीं खा सकता, और उसकी ज़िंदगी बहुत ही अजीरन होती है। इसकी 3 अक़साम में, जिसे मैंने बताया कि तिब्बे कदीम ने कहा कि जो दाएँ तरफ का फालिज होता है वो खिलते सफ़रा की ज़्यादती यानी गर्मी की वजह से ज़्यादा होता है, और जो बाएँ तरफ का फालिज है वो खिलते बलगम की ज़्यादती की वजह से होता है, तरी और रतूबात की ज़्यादती से वजह होता है, और जो निचले धड़ का फालिज होता है वो खुश्की की ज़्यादती की वजह से और खिलते सौदा की ज़्यादती की वजह से होता है। चूँकि ये 3 तरह का फालिज तिब ने बताया, और इन तीनों को एक ही वीडियो के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करना, इसको वज़ाहत से बयान करना ज़रा मुश्किल हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए 3 वीडियोज़ बनाई जाएँ, और इसके अलग-अलग जो है वो इसके नुस्ख़ाजात भी आपके सामने रखे जाएँ, और वो नुस्ख़ाजात पे बात की जाए जो मैं अपने 35 साल प्रैक्टिस में इस्तेमाल करवाता हूँ, जिससे मेरे हज़ारों मरीज़ जो है वो ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, आम तौर पर ये फालिज होता है जो है वो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से हो रहा होता है, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफ़िशिएंट हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध है, दही है, लस्सी है, चावल है, और इंतहाई ठंडे मशरूबात होते हैं। ज़्यादातर वो इसे ठंडे पानी के अंदर वो ज़्यादा रहते हैं, ये पानी वाला काम जैसे कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, तो इन लोगों को खिलते बलगम की ज़्यादती की वजह से फालिज हो जाता है। यानी बलगम जो है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उनके खून में पैदा होती है, और वो गाढ़ी हो जाती है। जब वो गाढ़ी होती है तो वो हमारे दिमाग की जो नालियाँ हैं उनके अंदर वो जमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आमतौर पर तो हमारे राइट साइड का जो दिमाग का हिस्सा है उसके अंदर वो बलगम जो रुकना शुरू हो जाती है, और बलगम के सुद्दे और लोथड़े बन जाते हैं, और उसके नतीजे के तौर पर जब आपके दिमाग के दाएँ हिस्से के अंदर बलगम के लोथड़े बनते हैं, जिससे आप कहते हैं क्लॉट्स वगैरह बन जाते हैं, तो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो फालिज हो जाता है, जिसमें आपका बाजू और आपकी जो लेफ़्ट टांग है वो भी इसमें मुतासर हो सकती है। हाँ, इसमें एक ज़रूर होता है, इसकी हरकत तो ज़रूर ख़त्म होती हैं, वो मरीज़ अपनी हरकत को नहीं कर सकते लेफ़्ट साइड के जो बाजू है, लेकिन उसके एहसासात बहुत तेज़ होते हैं। ज़रा सा भी उस हिस्से के ऊपर जो मफलूज हिस्सा है उसको आप टच करें, कुछ नीडल इसके अंदर अगर प्रिक करते हैं या चोटी वगैरह काटते हैं, तो फ़ौरी तौर पे उसका जो रिस्पॉन्स देता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके आसाब जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन उसके उज़लात जिनका काम है हरकत करना, उनकी हरकत जो है वो कम हो चुकी होती है। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं, तो क्या करेंगे, हम पहले ऐसी अद्वियात देंगे जो बलगम का तनकिया करे। तनकिया से मुराद मेरी ये है कि जो आपके खून के अंदर से बलगम को अखराज कर दे, आपके दिमाग के अंदर बलगम के जो सुद्दे बने हुए हैं उनको वो स्प्लिट कर दे, उसको तोड़ दे और उसको खारिज कर दे, क्योंकि अगर इन सुद्दों की वजह से दिमाग के जो दायां हिस्सा है
ان کو خون کی سپلائی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، جس کی وجہ سے دماغ کے وہ حصہ جو ہوتے ہیں یا وہ خلیات جو ہوتے ہیں وہ ایسا ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ویک ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کے سگنل جو ہیں وہ ہمارے متاثرہ حصے تک نہیں پہنچ رہے ہوتے۔ اس میں جو ہم دوا استعمال کرواتے ہیں بہت سادہ سی ہے، لیکن ان کے اجزاء کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا، اور ویڈیو میں باقاعدہ اس نسخے کو میں آپ کے سامنے سینڈ بھی کر دوں گا۔ پہلی جو چیز آپ نے لینی ہے وہ لینی ہے آپ نے کالی مرچ، یہ عام گھروں میں استعمال بھی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے لینی ہے یہ مگاں، اسے لانگ پیپر بھی کہتے ہیں، یہ شہتوت کی طرح ہوتے ہیں، یہ بھی کالی مرچ کی ایک قسم ہی ہوتی ہے۔ یعنی کالی مرچ آپ نے 30 گرام لی، اور 30 گرام آپ نے لینی ہے یہ مگاں، اور تیسرے نمبر آپ نے یہ لینا ہے یہ ازراکی۔ یہ ازراکی یہ پنساری سے اسی نام پہ ملتا ہے، ہم اس کو مدبر کرتے ہیں۔ اس کے مدبر کرنے کا طریقہ دوستو یہ ہے کہ آپ نے ازراکی لیا، آپ نے کسی مٹی کے یا اسٹیل کے برتن میں اس کو رکھ لیجئے گا، اور اس کے اوپر آپ نے ادرک کو کوٹ کے اس کا پانی اتنی مقدار میں ڈالنا ہے کہ اس کے اوپر 1 انگل جو ہے وہ پانی اس کے اوپر آ جائے، اور اس کو کسی سایہ دار جگہ پر رکھ کے اس کا کپڑا رکھ دینا ہے آپ نے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ازراکی اس ادرک کے پانی کو جذب کر لے گا، چوس لے گا، اور وہ پانی خشک ہو جائے گا۔ اس طرح پھر آپ نے ایک بار پھر یہ کرنا ہے، یعنی ٹوٹل 7 دفعہ آپ نے اتنا ادرک کا پانی ڈالنا ہے کہ ہر بار وہ 1 انگل جو ہے وہ ازراکی کے اوپر آ جائے اور وہ خشک ہو جائے۔ وہ خشک ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ازراکی بہت نرم ہو چکے ہیں، آپ ان کو کوٹ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، کالی مرچ کو علیحدہ کوٹنا ہے، مگا کو علیحدہ کوٹ لینا ہے، اور ازراکی جو مدبر ہو چکا تھا، یعنی اس کا ٹاکسن جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اب وہ آپ نے اس کو کلیئر ہو جائے۔ اب یہ کرنا ہے 30 گرام یہ لیا، اور اس کے اندر آپ نے 3 گرام کی مقدار میں یہ ہے عنبر اشہب۔ عنبر اشہب یہ بہت ہی قیمتی اور نایاب قسم کی دوا ہے، یہ خالص اکثر لوگوں کو نہیں ملتی، اور پنساری 2 نمبروں کو دوا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس دوا کا جو ہے وہ رزلٹ صحیح نہیں ملتا، اور بنانے والا یہ کہتا ہے کہ پروفیسر صاحب نے جو نسخہ دیا وہ تو صحیح کام نہیں کر رہا۔ دوستو یہی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے، دواؤں کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ دور حاضر کے اندر خالص چیزوں کا پہچان بھی مشکل ہے، عام لوگوں کو تو ہے ہی نہیں، اور پھر دینے والے جو لوگ ہیں وہ بھی 2 نمبری کرتے ہیں کہ یہ کافی مہنگی ادویات ہیں۔ اگر آپ نے خالص یہ ادویات لے لی، یعنی 30 گرام ازراکی، 30 گرام آپ نے کالی مرچ، اور 30 گرام آپ نے مگاں، اور 3 گرام آپ نے یہ لینا ہے عنبر اشہب۔ آپ نے ساری چیزوں کو پاؤڈر کر لیا، اور عنبر اشہب کو بھی پاؤڈر کر کے ان میں ملانا ہے، اور ملانے کے بعد آپ نے ان کی گولیاں بنا لینی ہے کالے چنے کے برابر۔ یعنی آپ گولیاں بنائیں گے اس طرح کی، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ اس سائز کی بنیں گی کالے چنے کے برابر، اور 1 گولی آپ نے صبح اور 1 گولی آپ نے رات کو کھانی ہے ایک قہوے کے ساتھ۔ اور وہ قہوہ کا فنکشن بھی یہی ہے کہ وہ ہمارے جو خون کے اندر اور خون کی نالی کے اندر جو بلغم ہے اس کو صاف کر دیتا ہے۔ جیسے وہ صاف کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دماغ کو جو سیلز ہیں ان کو پراپر طور پہ خون کی سپلائی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے، اور سیکنڈ ہمارے یہ ادویات جو میں نے آپ کو پہلا نسخہ گولیاں بتائی، یہ بہترین مقوی عضلات ہے، یعنی یہ آپ کے عضلات کو قوت دیتا ہے، آپ کے پٹھوں کو قوت دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی حرکات ہوتی ہیں۔ چلنا انہی عضلات کے سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ان میں قوت نہیں ہوتی انسان چل بھی نہیں سکتا۔ اب وہ قہوے کے اجزاء بھی نوٹ کر لیجیے، اور میں آپ کو ویڈیو میں باقاعدہ اس کا وہ آپ کی پک بھی بتا دوں گا۔ اس میں پہلی کیا چیز ہے، پہلی ہے استخدوس، یاد رکھنا ہے آپ نے، استخدوس۔ دوسرے نمبر پر اس کے اندر ہے افتیمون ولیتی۔ افتیمون دوستو یہ پنساری سے مل جاتی ہے، یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا درختوں کے اوپر پیلے رنگ کی جیسے سوئیاں سی ہوتی ہیں، یہ پڑی ہوتی ہیں لمبی لمبی سی پیلے رنگ کی، اس کو آکاش بیل بھی کہتے ہیں، ہماری طب کی زبان کے اندر اس کو افتیمون کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے برنجاسف، یہ لکڑیاں سی ہیں، آپ اسے نوٹ کر لیجئے، یہ ہے برنجاسف۔ چوتھے نمبر پر آپ نے لینا ہے منکا، یعنی جیسے آپ اس کو کشمش ہوتی ہے اسی کی ایک موٹی قسم ہوتی ہے جس کا منکا کہتے ہیں۔ اور آپ نے 5ویں نمبر پہ لینا ہے خاکسی، بالکل باریک باریک دانے سے ہوتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر آپ نے لینا ہے اوناب۔ یہ
6 की 6 चीज़ें जो है आपने 6-6 ग्राम लेकर आपने इसे 2 गिलास पानी में रात को हल्की आंच पे पकाना है। सुबह के टाइम जब वो 1 गिलास रह जाए इसको रख दीजिएगा, सुबह आपने छान लेना है और आधा गिलास जो ये कहवा बना, ये जो शानदा बना है, उसके साथ 1 गोली नाश्ते के बाद और आधा जो गिलास है उसके साथ रात के खाना खाने के बाद आपने लेनी है। ये तो इसका मुकम्मल है दवाई इलाज। अब ग़िज़ाई इलाज में क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि आप इसमें दूध है, दही है, लस्सी है, चावल है, मक्खन है और तमाम जैसे मूली है, गाजर है, शलजम है, ये सब कुछ छोड़ देना है आपने। खाने में क्या है, जो रिच इन प्रोटीन होगी आपके पास ग़िज़ा, वो ग़िज़ा जो आपके पट्टों को क़ुव्वत और ताकत देने वाली हो और वो ग़िज़ा जिसमें बलगम ना बने बल्कि वो बलगम की पैदाइश को रोक दे, उसमें क्या लेने आपने, मीट सबसे बेहतरीन है। नाश्ते में क्या लेना है, किशमिश और बादाम ले सकते हैं, 10 दाने किशमिश 10 दाने बादाम के खा लें और उसके बाद यही कहवा आप ले लें जो मैंने बताया। ये नहीं ले चाहे तो लौंग और दालचीनी का कहवा बना के आप उसको ले सकें। डायबिटिक है, आप शुगर पेशेंट, उसमें चीनी ना डालें और अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो आप उसमें शहद डाल के आप वो पी सकते हैं। आप मुरब्बा आमला भी ले सकते हैं, इसका मुरब्बा हरीड़ है वो भी खा सकते हैं और अंडे का आमलेट भी बना के खा सकते हैं। ये आपका नाश्ता हो गया। दोपहर और रात को क्या करना है, आपने जो है वो बीफ खा सकते हैं, इसके अलावा मटन ले सकते हैं, देसी मुर्गी ले सकती हैं, फिश ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो सिरी पाए जो है उसका सालन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी और दाल चना है, दाल मसूर वगैरह है और काले चने हैं, ये सब आप इस्तेमाल करेंगे। इस सालन के अंदर आपने क्या करना है कि देसी घी का इस्तेमाल करना है, सुर्ख मिर्च के इस्तेमाल करना है, लौंग दालचीनी जो मिसाले हैं वो सारे इसमें डालने हैं और आपने ये इस्तेमाल करना है। रोटी आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है और ये जो सालन बनाया है आपने इसके इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और तुष फल जो होते हैं उनके इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। अगर तो ये फालिज नया है, यानी अभी हफ्ते हुए तकरीबन कोई 2-3 दिन हुए, तो यकीन जाने कि हफ्ता या 10 दिन के अंदर ये फालिज बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या लो हो रहा है, दोनों सूरतों के अंदर हाई क्यों हो रहा होता है, क्योंकि आपके खून के जो है उसके अंदर बलगम की ज़्यादती होती है, उसमें गलीज बलगम गाढ़ी बलगम जमा हो रही होती है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। और लो होने की वजह ये मरीज जो प्रोटीन डेफिशिएंट होती है, वीक होता है, कमज़ोर होता है, इस वजह से वो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर ये मर्ज़ पुराना हो गया, किसी को खुदा न खासा 6 माह हो गए, किसी को साल हो गए, तो फिर वो मरीज़ इसको 2 से 3 माह रेगुलर इस्तेमाल करे और ग़िज़ा जो मैंने बताई है वो इस्तेमाल करे और इस तरतीब से आप गोलियां और कहवे का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह कितना भी पुराना फालिज क्यों ना हो ये ठीक हो जाता है। आम तौर पर कहते हैं ये ओल्ड एज के अंदर जो फालिज होता है वो ठीक नहीं होता, नहीं दोस्तों वो भी ठीक होता है अगर आप मर्ज़ की प्रॉपर तशख़ीस कर लें। ये देखने तिब के मुताबिक कौन सी खिल्त की ज़ाती से है, कहते बलगम की ज़ात जिसमें बताया ये फालिज होता है। अब उसका हम जब प्रॉपर इलाज करते हैं तो चाहे कितना ही पुराना फालिज क्यों ना वो ठीक हो जाता है। हाँ, किसी को जल्दी आराम आता है और किसी को देर से आराम आता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। प्रोफेसर हकीम इशफाक सुल्तान फ्राम लाहौर।